लास्ट लेक्चर में स्टोचियोमेट्री को डिफाइन किया था कि स्टोचियोमेट्री आप लोगों के पास क्या होता है जो ग्रेड 11 के लिए रिक्वायर्ड है, वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ आते हैं जो इस चैप्टर में है, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर आप लोगों ने ग्रेड 9 में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट वे से भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मोल एंड एवोगैड्रो नंबर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास का कुछ कंसेप्ट दिया है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट compared with 1/12 to the mass of carbon atom is called what? Is called relative atomic mass. ओके, मैं आपसे कुछ इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करता हूं, अगर आप इसका आंसर दे सकते हो तो ठीक है। अब मैं इजर्शन है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU, the relative atomic mass of hydrogen atom is 1 AMU, while the relative atomic mass of oxygen atom is 16 AMU. क्या ये तीनों इजर्शन ठीक है? रीजन को छोड़िए, अगर इजर्शन ठीक है तो फिर रीजन की तरफ जाए। रीजन क्या हो सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम। इजर्शन तो हाँ ठीक है, लेकिन ये तीनों रीजन ठीक है, लेकिन ये तीनों इजर्शन आप लोगों के पास क्या है? ये तीनों इजर्शन आप लोगों के पास गलत है, क्योंकि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों के पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस है, अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन किया कि हाँ आप लोगों को आता है या नहीं आता, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40 AMU। क्या इजर्शन ठीक है? अगर आप मॉलिक्यूलर द सम ऑफ, अगर मैं रीजन दूं द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, हाँ इजर्शन तो ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसी को ही बोला जाता है, मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उसके मास को प्लस करो, आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। लेकिन क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40 AMU? ये आपके पास गलत है इजर्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल का वर्ड कोवेलेंट कंपाउंड के लिए तो ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? फार्मूला यूनिट का यूज करते हो, और फार्मूला यूनिट में जो एटम होते हैं उसके मासेस को सम करने के साथ जो आपके पास जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फार्मूला मास। अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि फार्मूला मास ऑफ NaOH इज 40 AMU, फिर आपके पास क्या होता? फिर ये आपके पास ठीक इजर्शन होता, ठीक है। फिर इसका रीजन क्या होता? ठीक, द सम ऑफ द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फार्मूला मास। अब मैं आपके पास एक और क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं कि 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU। क्या इजर्शन ठीक है? हाँ, इजर्शन बिल्कुल ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU। अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी substance contain, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी है हाफ ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। ये आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी है। इसमें से कौन सा करेक्ट है आप लोगों के पास? अगर आपका आंसर डी है तो इट्स मीन आपको मोल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। अभी हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का, इस सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को आप कैसे डिफाइन करते हो? एटॉमिक मास आप लोगों के पास होता है मास of 1 atom of n element। एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एटॉमिक मास। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ वेरियस डिफरेंट एटम्स, ठीक है। आपके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, या इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। केमिकल रिएक्शन के आप डिफरेंट डिफिनेशन कर सकते हो, ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रेड 9 में किया भी होगा, ठीक है। अब इसका जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, यूनिट होता है एटॉमिक मास का AMU। ये बात याद रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस है, ठीक है। इसका यूनिट होता है AMU।
यूनिफाइड स्केल में जो U होता है ये भी इसके लिए यूज होता है, या इसका जो यूनिट है डाल्टन यूज होता है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर मैं असर्शन ये देता कि द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 mu, फिर ठीक है, लेकिन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 mu, ये गलत था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एटॉमिक मास का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल होता है इसका, कार्बन है आप लोगों के पास, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आप लोगों के पास है 12 AMU, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है आप लोगों के पास वो क्या है, वो आपके पास है 1 AMU, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास है 16 AMU, ठीक है। अब ये क्यों 12 AMU है ऑलरेडी, तो एटॉमिक मास अब हम यहाँ पर प्रूव करते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, 12 AMU कार्बन का होता है, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। अब इस 6 का मतलब क्या है कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होता है, ये आपके पास मास नंबर होते हैं जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब 6 प्रोटॉन है तो इसके साथ में क्या प्लस करूं कि 12 आ जाए, तो 6, तो इस मीन केस में आपके पास 6 न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। अब एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है। अगर आप अब कार्बन एटम का मास फाइंड करना चाहते तो इजी है, इसमें जो पार्टिकल है उसके मास को सम करे प्लस करे तो उसका मास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 6 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास है वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 या -28 ग्राम, -31 किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ऑलमोस्ट प्रोटॉन का इक्वल होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम इक्वल यहां पर लेते हैं कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 न्यूट्रॉन है आप लोगों के पास, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करें तो आपको पास क्या आ जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/87 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इट्स मीन के मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइंस में आप लोगों के पास क्या होता है, जब एक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और एक बहुत कम होते हैं तो कम वाले वैल्यू को हम निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6 और 6 जब प्लस हो जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, ठीक है। मैं तो आपको आता होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 किस चीज का इक्वल होता है, आपके पास 1 AMU का इक्वल होता है, 1 AMU। तो इसकी जगह मैं MU लिख सकता हूं कि नहीं, तो आपके पास जो कार्बन का मास है वो क्या आ जाएगा, 12 AMU आ जाएगा। तो इसी तरह इसका जो मास है वो 12 AMU है। जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मतलब 1/87 टाइम होता है टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो दैट्स व्हाई हम इसे क्या करते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम में वो पढ़ते हैं 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हम कब मतलब निग्लेक्ट करते हैं, और कब हम वो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है कब हम लेते हैं, तो जब बहुत कम होता है तो हम निग्लेक्ट करते हैं, और अगर ना बहुत मतलब इतना कम नहीं हो तो फिर हम निग्लेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास क्यों 1 AMU है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, 1H1 होता है, ठीक है। इट्स मीन कि उसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 0 न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन 1 हो गया तो प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच कंटेन नो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है, प्रोटॉन का मास आप लोग के पास होता है 1 प्रोटॉन है और इसका मास क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम। अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे निग्लेक्ट करते हैं, तो आपके पास 1 आ जाता है, और ये आपके पास किस चीज का इक्वल होता है, 1 AMU का इक्वल होता है, ठीक है। क्यों 1 AMU इस नंबर का इक्वल है, आप लोगों ने ऑलरेडी क्या है यहाँ पर पढ़ा कि 1 AMU का आप कैसे डिफाइन करते हो कि इट इज द क्वांटिटी of 1/12 to the part of carbon atom, 1/12 part of the carbon atom। तो आपके पास 1 AMU कैसे डिफाइन करते हो, 1 AMU is equal to 1/12 part mass of carbon atom
अब कार्बन एटम का मास आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर ये आया, तो आप यहाँ पर पुट करें 1 AMU इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो ये आपके साथ खत्म, तो आपके पास 1 AMU आ जाएगा क्या, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो आप यहाँ से ये क्या कर सकते हो, ये आप प्रूव कर सकते हो। आप वहाँ वो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, फिर हम वो शिफ्टिंग, तो वो आप क्लास ग्रेड 9 की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। जो 12 पार्ट होता है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 1 AMU। और वो ऑलरेडी आप लोगों ने क्या निकाला, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, क्योंकि मास ऑफ कार्बन एटम आपने यहाँ पर फाइंड किया, यहाँ पर पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है 8 और ये 16 होता है, तो इट्स मीन के इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है, 8 न्यूट्रॉन है आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हम नहीं लेते क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर 8 + 8 क्या हो जाता है, 8 + 8 हो जाता है 16, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मतलब न्यूट्रॉन, अगर इसको हम क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है 16, और ये किस चीज़ का इक्वल है, AMU। तो इट्स मीन आपके पास ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 AMU है, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास तो हो गया, हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ग्रेड 9 में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा मतलब ये तो इस तरह कंसेप्ट से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। वहाँ पर जस्ट ये पढ़ा था, क्योंकि इसमें 16 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को सम करने से क्या आता है, दोनों को सम करने से आपके पास 16 आता है, लेकिन AMU कैसे लगाया आपने, ठीक है। तो इसी तरह हम लगाते हैं। अब आपके पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों के पास क्या है, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज कंपेयर्ड विद द 1/12 टू द पार्ट ऑफ कार्बन एटम। लेकिन आप लोगों के पास लेट सपोज मैं इसका जो डिफिनीशन है वो लिखता हूं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन element compared with 1/12 part of the carbon atom of the carbon atom। इसको जब हम किसी एटम के मास को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद 1/12 टू द पार्ट 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कार्बन का तो मास हमने निकाला कि 12 AMU है, लेकिन वो उस टाइम कार्बन का जो मास था, 1 कार्बन एटम का मास क्या माना गया था, 1 कार्बन एटम का जो मास था वो आप लोगों के पास इन्होंने माना कि ये आपके पास 12 AMU है। हालांकि हमने अभी प्रूव किया कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और AMU जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसका इक्वल होता है। ये बात याद रखना कि 1 AMU जो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ये AMU भी है, ये मास ऑफ प्रोटॉन भी है, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बात याद रखना, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल ठीक बोलता है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसका लेट्स सपोज एक कार्बन एटम का क्या है मास जो है वो 12 AMU है। अगर इसका मैं 1/12 पार्ट लूँ, मतलब अगर मैं कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड करूं और उसका 1 पार्ट लूं, तो उसका वो 1 AMU का इक्वल होगा, क्योंकि 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 का मतलब 1/12 का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो ये आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 AMU आ जाएगा। अब इसका कंसेप्ट केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, एक बैलेंस है, इससे आप क्या करते हो, एटम्स के मासेस को बैलेंस करते हो। असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब बोलता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। अब आपने यहाँ पर क्या लिया, आपने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन एटम लिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को यहाँ पर रखा, तो मीन्स 1 AMU रखा, क्योंकि 1/12 ऑफ कार्बन किस चीज का इक्वल होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 AMU का, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है।
अब आप लोगों के पास ये क्या होता है 1 mu का इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन का मास क्या है, हम इन दोनों में क्या करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज अ मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ नाउन विद अननाउन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जब हम नाउन और अननाउन को कंपेयर करते हैं तो वो मेजर। अब हमें तो कार्बन का पता है कि 1/12 का मास कितना है, 1/12 पार्ट का मास है 1 mu, लेकिन ऑक्सीजन का पता नहीं है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 mu डाला तो ये फिर भी ऊपर था, ऑक्सीजन नीचे था। जब दूसरा डाला 2 फिर 3 फिर 4, ये तब भी क्या था, नीचे था। जब हम 16 डाले, क्या डाले हम 16 टाइम डाले, 16 टाइम्स 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं इक्वल। तो इट्स मीन हम क्या, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 AMU है, क्योंकि इसके 16 पार्ट, जब हम 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम 16 टाइम डालते हैं तो 1 पार्ट का 1 MU है, 16 पार्ट का क्या हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑक्सीजन एटम का मास है वो आ जाएगा 16 AMU। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 16 नहीं आएगा। अभी हम फार्मूले में पुट करते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या डालते हैं, लेट्स सपोज हमने अब ये हटाए, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन डाला, क्या डाला, हाइड्रोजन डाला। इस यहाँ पर जब हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम डालते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम 1 MU का इक्वल होता है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो आपके पास 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, इसी तरह आप लोगों के पास सोडियम है। जब हम 23 टाइम 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम डालते हैं तो हमारे पास दोनों इक्वल हो जाते हैं, और हमारे पास जो ये आ जाता है तो ये हो जाता है 23 MU, ठीक है। अब इसका यूनिट क्यों नहीं है, आपके पास जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ये इक्वल होता है मास, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, 16 है, क्या है 16 AMU है। और हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम क्या है, 1 AMU है। तो AMU और AMU के साथ खत्म, तो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन का जब हम पुट करते हैं तो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या हो जाता है, 1 AMU डिवाइड बाई 1 AMU। तो AMU के साथ खत्म हो जाता है, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 1, ठीक है। असल में अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो ग्रेड 11 के मुताबिक, ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस किया है, ठीक है। इससे आप लोगों को ऐसा तो नहीं आता क्वेश्चन में कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 टू द पार्ट्स ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव, नहीं। असल में रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये क्या है, इट इज अ नंबर, ये आपके पास क्या है, एक नंबर है, यूनिट देखो जस्ट नंबर है, ठीक है। इट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स डेट हाउ मेनी टाइम्स, डेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ one atom of an element is heavier and with it is the number which is heavier in comparison to the mass of 1/12 part of the mass comparison to 1/12 part of the mass ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। देखो ये असल में आप लोगों के पास एक नंबर है, ठीक है, जो आपको क्या बताता है कि एक एटम का मास कितना हेवियर है, किससे, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास इजर्शन आ जाए, लाइक सपोज मैं इजर्शन ये है
कि the relative atomic mass of oxygen is 16. It's mean that oxygen is 16 times heavier than the mass of 1/12 part of the carbon atom. बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो 16 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि ये आपके पास क्या है, हेवी है 16 टाइम्स किससे, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, अगर मैं आपको सोडियम दूं 23, तो इट्स मीन दैट सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन इसी तरह आ जाए, क्योंकि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम भी 1 mu है और हाइड्रोजन एटम भी क्या है, 1 mu है। तो अगर मैं आपको इक्वेशन दूं कि ऑक्सीजन, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इट्स मीन that oxygen is 16 times more heavier than hydrogen atom, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 mu है और ऑक्सीजन का क्या है, 16 mu है। तो आपके पास ये अगर हम दोनों कंपेयर करें तो यूनिट खत्म हो जाएगा। इट्स मीन कि 16 डिवाइड बाई 1 ऑक्सीजन इज 16 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर एक्सर्शन रीजन टाइप, तो मेरे साथ यही इन का बुक है, ये लिखता है कि इफ द मैग्नीशियम मास इज 2 mu, इट्स मीन दैट इट कंपेयर्स विद द मास ऑफ द कार्बन एटम। ये बात याद रखना, क्योंकि एक एटम कार्बन का मास क्या होता है, 12 mu, और मैग्नीशियम क्या होता है, 24 mu। दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म, और मैग्नीशियम का जो मास है वो 2 आ जाएगा। Relative atomic mass of magnesium is 2. It's mean that it is compared with the water. It is compared with the 1 atom of carbon. ये बात याद रखना। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर कार्बन इसलिए लिया गया है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि कार्बन आप लोगों के पास क्या होता है, इसका एबंडेंस ज़्यादा होता है, अवेलेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और ना बहुत कम रिएक्टिव है। क्योंकि अगर सपोज मुझे किसी सब्सटेंस का मास निकालना है, ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं इससे क्या करता हूँ, मैं इससे आप लोगों के पास क्या करता हूँ, ऑक्सीजन का मास मतलब कार्बन का मास, ये कंपाउंड है, कार्बन का मास माइनस मतलब कंपाउंड मास माइनस ऑक्सीजन माइनस कार्बन एटम मास इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब कम रिएक्टिव भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो फिर तो मिलता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई और चीज़ बनाता। ठीक है, फिर तो इस फॉर्म में भी ना होता, और आपकी एबंडेंस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप ये बात याद रखना, क्योंकि इसका जो मास है उस टाइम इसके आइसोटॉप्स नहीं थे, तो इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट वुल नंबर है, तो अदर एलिमेंट का मास जो हमारे पास है वो फ्रैक्शन में नहीं आते, तो दैट्स व्हाई हम यूज़ करते हैं। इस तरह कुछ रीजन थे, आप लोगों ने ग्रेड 9 में ऑलरेडी इसको पढ़ा है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट था। रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास अगर मॉडर्न वे में डिफाइन करना चाहते हो तो इट इज द मास, अगर वो ओल्ड डिफिनेशन को छोड़ा आप लोगों ने जो क्लास 9 में किया था कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/5 टू द मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। ये अब यहाँ पर आप, इट इज अ नंबर, ये एक नंबर है जो इंडिकेट करता है, इट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर लिखे कि इट इज अ नंबर विच इंडिकेट दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर इन कंपेरिजन टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये आपके पास है। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक एलिमेंट सल्फर का एटॉमिक मास जो है ना 32 है, रिलेटिव एटॉमिक मास 32 है, तो इट्स मीन दैट सल्फर इज 32 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एटम एंड आल्सो 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास का थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो आपके पास अब लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, अब हम पढ़ते हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्रेड 9 के वे में जो जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था वो भी आप लोगों को डिफाइन करता हूँ और कुछ नए वैसे भी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग लेट सपोज आप लोग के पास 12 एक नंबर है
अगर हमारे पास 12 सिमिलर थिंग हो जाए तो इसको हम डजन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ यूज़ होता है डजन 12 सिमिलर थिंग के लिए। जिस तरह आप लोगों के पास 144 एक नंबर है, अगर सिमिलर थिंग हो जाए तो हमारे पास इसको 1 ग्रास बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसी तरह अगर हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 सिमिलर थिंग हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 मोल। तो आप यहाँ से एवोगैड्रो नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो और मोल को भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, हालांकि हम नए वे से डिफाइन करेंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ से आप मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 सिमिलर थिंग इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मोल। एवोगैड्रो नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन ये नंबर आया कहाँ से है, एवोगैड्रो ने तो अपना नाम दिया है लेकिन ये इसने प्रूव कैसा किया, मतलब इस आसमान से तो नहीं टपका, ठीक है। अब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि A1 AMU जो आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम होता है। इसी तरह होता है कि नहीं होता, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम का इक्वल, मतलब आप लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और एक कार्बन एटम का जो हमारे पास मास था वो क्या था, वो आपके पास था 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो 12 कैंसिल तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम हमारे पास इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। अब 1 ग्राम हमारे पास किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 छोड़ो और ये बाकी इसको क्या करो, इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये ऑलरेडी 1 MU था, यहाँ पर यूनिट था, तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो 1 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1.66 आप अगर एग्जैक्टली वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है, 1 MU का, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। तो एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया है, एवोगैड्रो नंबर आप लोगों के पास आया है यहाँ से कि 1 MU में आप लोगों के पास क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम। तो 1 ग्राम किसका इक्वल होगा, 1 ग्राम आप लोगों के पास इक्वल होगा 1 को यहाँ पर आप मतलब ग्राम को यहाँ पर छोड़े बाकी वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करें, तो इससे 1 को डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। ये बात याद रखना, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर यहाँ से आया है, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ये आप लोगों के पास 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। अब हम मोल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है एक एटम है, क्या है, एक एटम है, और वो एटम आप लोगों के पास है ऑक्सीजन एटम, क्या है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम का मास आप लोगों के पास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम का मास आप लोगों के पास होता है 16 AMU, क्या 16 AMU होता है। अभी हमने प्रूव किया कि ऑक्सीजन एटम का मास हमारे पास क्या होता है 16 AMU होता है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स, इतने एटम्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमारे पास इसका मास कितना हो जाएगा, यही 16 AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में भी मतलब अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी करते हो ना, ठीक है। क्योंकि ये 1 मोल कैसा बना 1 से, क्योंकि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, आपने किया 1 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 किया, और इस नंबर को क्या बोला जाता है 1 मोल, तो आपने इसकी जगह ये लिखा, और यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अभी आप लोगों ने क्या बोला, अभी आप लोगों ने बोला कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 AMU, सॉरी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस AMU इस वैल्यू की जगह ये बिल्कुल ये है कि नहीं है, या MU इस साइड पर या उस साइड पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे 16 ग्राम। तो इट्स मीन कि व्हाट इज मोल, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose mass is equal
in the numbers of gram equal to its atomic weight. मैं एक और दोबारा डिफाइन करता हूँ कि what is mole? A mole of atoms is a collection of atoms whose total weight is the number of gram equal to the atomic weight. ठीक है, whose weight is the number of gram equal to the atomic weight. अगर आप एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था 16 था कि नहीं था, ठीक है, इसको क्या किया ग्राम में लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा मोल आ गया. तो अगर आप मोल को डिफाइन करना चाहते हो तो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose mass is equal to the number equal to the number in gram equal to its atomic weight. तो आपके पास क्या होता है मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose mass is equal to the number in gram equal to its atomic weight. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या था 16 था कि नहीं था, तो मैंने क्या किया इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम whose mass is equal to the number in gram. इसका नंबर क्या था 16 और ग्राम क्या है ग्राम लगाया इज इक्वल टू एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक वेट 16 था कि नहीं था, मैंने नंबर लगाया उसके साथ क्या लगाया ग्राम किया और ये इसका क्या था ये इसका आपको प्रूफ मिल गया. ठीक है, अगर लेट सपोज मैं आपको क्या देता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल है आप लोगों के पास लेट सपोज क्या है वाटर है, क्या है वाटर है. ठीक है, अब वाटर आप लोगों के पास क्या है वाटर का जो आपके पास फार्मूला होता है वो ये होता है और उसमें जो एटम है हाइड्रोजन का मास क्या होता है 2 होता है, एक एटम का 1 to 2 का 2 और इसका 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 AMU आ गया. क्या आ गया 18 AMU. इसका मतलब इसका जो मालिकुलर वेट है जो मालिकुलर मास है वो 18 AMU है. ठीक है, अब ये एक मालिक्यूल का मास है 18 AMU किसका मास है एक मालिक्यूल का मास है. अगर मैं 1 मोल लूँ तो इट्स मीन कि अगर ये 1 मालिक्यूल का जो मास होता है 1 मालिक्यूल ऑफ H2O का जो मास है वो आप लोग के पास क्या है 18 AMU है. क्या है 18 AMU है. अगर मैं 1 मोल लूँ तो इट्स मीन 1 मोल मालिक्यूल, यहाँ पर 1 मोल कैसा है 1 मोल मालिक्यूल इज इक्वल टू 18 AMU मल्टीप्लाई बाय क्या 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23. यहाँ पर 1 मोल कैसा है क्योंकि इसको मैंने 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई किया. तो मैथ्स क्या बोलता है अगर यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई करते हो वो राइट साइड पर भी करते हो जो लेफ्ट साइड वो राइट दोनों मतलब दोनों पर इक्वल दोनों साइड पर इक्वल चेंजेस करोगे. ठीक है, अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर आप लोग के पास 1 ग्राम किस चीज़ का इक्वल है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23 MU. तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा. तो 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल का मास जो है 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल का जो मास है वो आपके पास क्या है 18 ग्राम है. तो अगर आप इसका सेकंड डिफिनीशन करना चाहते हो तो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ मालिक्यूल. ये किसका कलेक्शन है मालिक्यूल का whose mass is equal to the number equal to the number in gram equal to its molecular weight. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था 18 था कि नहीं था 18 इसका नंबर था कि नहीं, तो उस नंबर के साथ हमने क्या लगाया ग्राम लगाया. ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया ये इसका आ गया 1 मोल का मास. तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होता है 18 ग्राम होता है. तो आप क्या कहें द एटॉमिक मास इज द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम. तो वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुका है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी क्या जरूरत है. ठीक है, वो तो मैं कहता हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. अब मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है, अब मोल को हम एक और वे से डिफाइन करते हैं. ठीक है, अभी इसको मैं मिटाता हूँ. ठीक है, अब लेट्स सपोज पहले मैं कार्बन एटम का करता हूँ क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिया जाता है. आप लोगों के पास क्या है कार्बन है, क्या है कार्बन है. एक कार्बन एटम का मास क्या होता है एक कार्बन एटम का मास आप लोगों के पास होता है
इस यहाँ पर मैं कर दूँ क्योंकि यहाँ से फिर मैं डिफिनीशन भी करूँगा, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास आप लोगों के पास क्या होता है, एक कार्बन एटम का मास, वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ये आपके पास एक कार्बन एटम का मास है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि मोल एक नंबर है और इसमें क्या होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सिमिलर थिंग होता है, ठीक है। मैंने इसमें क्या लिया 6 एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू 12 AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। अब AMU और 6.0 ये किस चीज़ का इक्वल होता है, 1 ग्राम का इक्वल होता है। तो आपके पास आ जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा, कार्बन एटम इक्वल हो जाएगा 12 ग्राम का, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है जो मोस्ट ऑफ द एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में यूज होता है वो ये होता है कि इट इज मोल कैन बी डिफाइंड as it is the number of particle mole can be defined as it is a mole of any substance, okay, a mole of any substance अच्छा। इसका जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो हम करते हैं कि मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एज मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन्स और एनी other chemical entities as there are carbon atoms present in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। आपके पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स और एनी अदर केमिकल एंटिटीज एज देयर आर कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना जो है ना आप लोगों के पास 12 ग्राम कार्बन में आप लोगों के पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन आप लोगों के पास किस चीज़ का इक्वल है, 1 मोल का इक्वल है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के इसमें कितने आपके पास अगर मॉलिक्यूल का वर्ड तो इसके लिए डिफाइन नहीं है कि, लेकिन इसमें जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है अगर 1 मोल ऑफ एनी अदर सब्सटेंस आप लोगे मॉलिक्यूल लोगे तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होगा, अगर आप एटम्स लोगे तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर आप आयंस लोगे तो इतने नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स और एनी अदर केमिकल एंटिटीज एज देयर आर कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो आ जाएगा खैर, लेकिन ये डिफिनीशन समझ आया, ठीक है। और वो डिफिनीशन ऑलरेडी हो गए क्योंकि आप लोगों ने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आपने कैसा ग्राम में आता है, ठीक है, आपने ग्राम में लिया तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। लेकिन ये डिफिनीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है कि मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose mass is the number of gram equal to the atomic weight, ठीक है। उसके मास के साथ ग्राम जब आप लग उतने नंबर ऑफ एटम कि आप उसके मास के साथ क्या लगाए, ग्राम लगाए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मोल बोला जाता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल मोल इज अ सब्सटेंस कंटेन एज मोल इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which contain as whose weight is the number in gram equal to its molecular mass, ठीक है, या molecular weight, जो उसका molecular weight है उसके साथ आप ग्राम लगाए तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास 1 मोल का इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ये तो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर था। मैं आप लोगों को जनरल क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोगों के पास क्या है, मोल के लिए अदर वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है 1 मोल, आप लोगों के पास है 12 ग्राम
निक नेम ऑफ मोल में लिखता हूँ। मोल को क्या बोला जाता है? मोल को अदर नेम मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ, मोल को ग्राम एटम भी बोला जाता है, ग्राम एटम, इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, और ग्राम फार्मूला यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, और यहाँ पर लिखा गया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। दोनों में डिफरेंस है, एक ऑफ का डिफरेंस है, आपने जगह एक्सचेंज किया और आपके पास क्या हो गया, अब सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इधर से उधर हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिर ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? ग्राम एटम का होता है मोल, तो इट्स मीन 12 मोल ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? 1 मोल। ये आपके पास क्या है? 1 मोल होता है। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर क्या क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि क्या लिखा गया है, आपने मतलब कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और अगर यहाँ पर लिखूँ 32 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों में देखो डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है? 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर 32 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? 1 मोल। तो ग्राम मॉलिक्यूल की जगह आप मोल भी लिख सकते हो, तो 32 मोल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 32 मोल का क्या है? 32 मोल का इक्वल है। ठीक है, अब तो इसी तरह आप लोग अगर सपोज आपके पास क्या है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और दूसरे लिखा है कि 16 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इट्स मीन ये आपके पास ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या है? 1 मोल है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, अगर आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस करें तो 1 मोल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो क्या है 16 ग्राम एटम, तो इट्स मीन 16 मोल है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मतलब ये निक नेम है जो किसके लिए यूज़ होते हैं? जो मोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, सपोज आप लोग के पास क्या है, आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता कि 1 MU और 1 MU ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास 32 ग्राम ऑफ, आपके पास क्या है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि आपके पास क्या है? 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास है 1 मोल 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? ओनली 1 मॉलिक्यूल है। तो ये आपका साथ जनरल कंसेप्ट है कि अगर ग्राम लिखा जाए तो इट्स मीन उसमें कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर, और अगर वो आप लोगों के पास क्या है मतलब अगर MU में लिखा गया है तो 1 है, और अगर ग्राम में लिखा गया है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर, लेकिन उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ 18 AMU ऑफ H2O और यहाँ पर लिखूँ 18 ग्राम ऑफ H2O, तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है? ये आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, इस ये क्या है? इसमें यहाँ पर आपके पास 1 मॉलिक्यूल है, किसका? H2O, एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो जहाँ पर MU देखा जाए तो इसमीन 1 एटम, अगर एटॉमिक मास है उसके साथ MU है तो इसमीन वो एक एटम की बात करता है, लेकिन अगर वहाँ पर एटॉमिक मास के साथ ग्राम लिखा गया है तो इसमीन वो क्या है? वो आपके पास 1 मोल। लेकिन ये बात याद रखना कि ग्राम एटम नहीं लिखना चाहिए। अगर लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास एक एटम है और उसका मास लेट सपोज यहाँ पर 23 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है, ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है, तो इट्स मीन कि आपके पास क्या है? ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम का मतलब आप लोगों के पास होता है 23 मोल। ग्राम एटम का मतलब क्या है? आप लोगों के पास निकनेम है मोल का, वो क्या है? आप लोगों के पास मोल है ऑफ सोडियम। लेकिन अगर इसी तरह लिखा जाए कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो इट्स मीन कि आपके पास क्या है? 1 मोल है। ठीक है,
क्या है 1 मोल है। लेकिन अगर लिखे 23 AMU ऑफ सोडियम तो इट्स मीन आप लोगों के पास क्या है, एक एटम ऑफ सोडियम है। ठीक है, तो ये आपके पास मोल था और एवोगैड्रो नंबर था। मोल को अगर आप अपने वे में भी डिफाइन करते हो, मोल इज द सम, मोल इज द एटॉमिक मास, इज मॉलिक्यूलर मास, इज आयनिक मास, इज इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड मोल, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये आप वो तो ऑलरेडी आप लोग क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये मोल हो गया। इंशाल्लाह इस पर हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ चुका है। मोल को हम अगर आप लोग मोल का लैटिन लैंग्वेज में मोल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो तो या हीफ होता है, या इसको मास भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है पाइल। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज में मोल का ये मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल इज अ मोल्स ऑफ एटम इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose mass या whose atomic weight, whose total weight is the number of gram equal to the atomic weight. ठीक है, the collection of molecule whose total weight is the number of gram equal to its atomic weight. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।